हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा लैंग्वेजेस इन इंडिया। यानी कि भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं एंड लैंग्वेजेस के अंडर जो भी मिशन आते हैं, जो कुछ भी आता है वो सब हम इस चैप्टर के अंडर पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 और बुक जो मैंने रेफर की है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर बुक। फाइन। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, एक वीडियो में तो कवर अप नहीं हो पाएगा, तो कुछ पार्ट्स के साथ मैं आपके साथ बनी रहूंगी, जैसे कि 3 या 4 या आई थिंक 5 पार्ट्स होंगे इसके। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें पढ़ना है कि लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसमें हम संस्कृत लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब का ओरिजिन एंड बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटेंट तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बट आई विल ट्राई कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। फाइन, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाषा मतलब लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, अ कलेक्शन ऑफ साउंड्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव द सेम मीनिंग। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, यानी बोल के जो हम अपनी बात सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो सामने वाला उस चीज़ को, उस भाषा को, उन शब्दों को समझ रहा है, उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहा है। ऐसी चीज़ जो दो लोग जिसमें बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे की चीज़ समझ पा रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, उसे हम कहते हैं भाषा। ठीक है, तो इन वर्ड काफ़ी ईजी वे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लैंग्वेज क्या होती है। It is a system of communication through speech or a collection of sounds that a group of people understand to have the same meaning. ठीक है, अब इतना नहीं आपको याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक समझना है कि लैंग्वेज होती क्या है। कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आपको पूछेंगे कि लैंग्वेज बेस्ट सूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। नाउ इंडियन लैंग्वेजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वैसे ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें नेग्रॉइड हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, बाकी हम सब पढ़ेंगे। सो इंडियन लैंग्वेजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, सिनो तिब्बतियन ग्रुप, नेग्रॉइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी 6 क्लासिफिकेशन, है ना, यानी 6 इसके टाइप्स। तो हमें ये सब पढ़ने हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 2 हैं, यानी इंडो आर्यन ग्रुप, ये थोड़ा सा लेंथी है, द्रविडियन ग्रुप थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ये सारे शॉर्ट में एक ही पेज में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहती है ना हमारे इंडिया में, वो इंडो आर्यन ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप में ही बिलोंग करती हैं, इसलिए हमें इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडो आर्यन ग्रुप है क्या। देखिए इंडो आर्यन मतलब इंडिया में जब आर्यंस आए तो उनके साथ भी कुछ लैंग्वेज आई, तो वो मिक्स हो गई इंडियन लैंग्वेज के साथ और फिर हमारा बन गया इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोई भाषाएं बोली जाती हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर फॉल करती हैं। ठीक है, नाउ 74% ऑफ इंडियंस स्पीक दोज लैंग्वेजेस विच बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप में जो लैंग्वेजेस आती हैं उन टोटल की उन लैंग्वेजेस को इंडिया में 74% लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने इस लाइन से क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो धीरे धीरे जैसे आप आगे चलते रहेंगे आपको अंडरस्टैंड होता रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ इंडो आर्यन ग्रुप मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दो को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेजेस कवर हो जाती है। नो डाउट इनमें भी आती है, बट वो हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, है ना, उसमें ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, तो हमारा मेन फोकस इन दोनों पर रहेगा। इसीलिए जो इंडो आर्यन ग्रुप है इसे भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, अब जो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप है उसमें आती है संस्कृत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस टाइम पीरियड में इसका विकास हुआ। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, किस टाइम पीरियड की आती है, मिडल में कौन से टाइम पीरियड की आती हैं, मॉडर्न में कौन से टाइम पीरियड की आती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे से हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, सो ओल्ड में आती है संस्कृत, मिडल में आती है प्राकृत, अर्ध मगधी एंड सौराष्ट्रनी। अब इसमें सिर्फ संस्कृति आती है, बट इसमें और भी कुछ है, बट इंपॉर्टेंट यही है। मॉडर्न में आ जाती है आपकी हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप के साथ। ठीक है, नाउ लेट मी एडजस्ट द पेज। ओके, अब हमें पढ़ना है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेजेस के बारे में। अराउंड 1500 BC डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट।
एडी एंड बीसी भी मैं आपको किसी दिन टॉपिक ऑफ द डे के अंदर कराऊंगी। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें नहीं पता, तो देखिए यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो ऑलरेडी हमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट रहे, तो ये भी एक्सप्लेन करूंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, है ना। सो हम बात कर रहे हैं ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की। तो 1500 बीसी के अराउंड जिन भाषाओं का विकास हुआ वो इसके अंडर आती है, ठीक है। मेनली इसमें संस्कृत आती है। संस्कृत इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी मदर मानी जाती है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही मैक्सिमम डिराइव हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वेदास, पुराणास, उपनिषद्स ऑल वर रिटन इन संस्कृत। ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी बार अब हम ये पढ़ चुके हैं सेम चीज़ें। मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। इट इज़ वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 22 से शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो उनमें से एक संस्कृत भी है, ठीक है। अभी हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है और भी इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में और आगे भी, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स शुरू से मेरे साथ में बना रहे हैं, बढ़िया से आपकी कॉपी बन जाएगी। इसे आप स्टैटिक जीके में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप करंट अफेयर का अगर कुछ आता है उससे भी रिलेट करके पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने बस अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखनी है एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है ओल्डेस्ट बुक इन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत का ग्रामर यानी सबसे पुराने बुक जो संस्कृत के ग्रामर की है वो है अष्टध्यायी। पणिनि ने लिखी है, 400 बीसी में लिखी थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर बिगेन विद इट। संस्कृत ग्रामर, संस्कृत का जो व्याकरण है उसका विकास इसी के साथ शुरू हुआ। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे प्राचीन जो है संस्कृत व्याकरण कौन सा है, अष्टध्यायी है, पणिनि ने लिखा है, 400 बीसी में लिखा था ना। इसके अलावा कुछ और बुद्धिज्म के भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जैसे कि महावस्तु, ललिता विस्तारा एंड बुद्ध चरिता। महावस्तु हिनायना सेक्ट का है, ललिता विस्तारा महायाना सेक्ट का है और बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुज्म चलता था और जो धर्म थे उनका भी जो टेक्स्ट होता था, लिटरेचर होता था, संस्कृत भाषा में रहता था, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ संस्कृत, कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है, इस चीज का सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला। इट कैन बी फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन एट जूनागढ़, सदर्न गुजरात। वैसे एमपी में करते हैं इसको, बट सदर्न गुजरात आ रहा था बुक में, तो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक को रेफर किया है, तो सेम एज इट इज वहीं से कंटेंट लिखा है। अदरवाइज आप लोगों के मैसेजेस बहुत आते हैं कि मैम क्या सोर्स है, फिर मैं कहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से बनाया, तो आप बोलते हैं कि मैम रिलायबल नहीं है ये वो। तो इस पर मैंने नितिन सिंघानिया जो कि मोस्ट रिलायबल सोर्स है फॉर यूपीएससी, उस बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नाउ संस्कृत का यूज किया गया, इसका सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन में, जो कि जूनागढ़ सदर्न गुजरात में हमें मिलती है, ठीक है। अब इसी के साथ ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, जिसमें कि हमने मेनली संस्कृत पढ़ा, जो कि 1500 बीसी के अराउंड जिन भाषाओं का विकास हुआ था वो उस समय में आती थी, वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है मिडिल एंड मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो देखिए थोड़ा थोड़ा है, इन दोनों के बारे में कवर हो जाएगा, फिर हम सेकंड क्लासिफिकेशन जो रहती है लैंग्वेजेस की उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फाइन, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, अब इसका टाइम पीरियड भी तो पता होना चाहिए। जिन भाषाओं की डेवलपमेंट, जिन भाषाओं का विकास 600 बीसी से 1000 एडी तक के टाइम पीरियड में हुआ है, वो सारी मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर आती हैं, ठीक है। इट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। पहले प्राकृत लैंग्वेज का विकास हुआ, फिर इसके अंडर से और सारी जो है भाषाओं का इमर्जेंस होता रहा। नाउ एसोसिएटेड विद कॉमन पीपल, प्राकृत जो है वो आम आदमी की भाषा कही जाती थी। संस्कृत जो है वो पढ़े लिखे और इलाइट लोगों की भाषा कही जाती थी, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत थे, टफ थी और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा थी। और मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? पाली, अर्धमगधी, शरासिनी, अपभ्रंशा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना थर्ड क्लासिफिकेशन इंडो आर्यन ग्रुप की है, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, ठीक है। नाउ लैंग्वेजेस दैट डेवलप्ड ग्रेजुअली आफ्टर 1000 एडी, 1000 एडी के बाद जिन भी लैंग्वेजेस का विकास हुआ वो सारी मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें? हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज, मराठी, पंजाबी, सिंधी, ओडिया एक्सेट्रा, ठीक है।
अब देखिए, इसी के साथ जो पहली क्लासिफिकेशन थी हमारी लैंग्वेजेस इन इंडिया में, इंडो आर्यन ग्रुप, वो हो गया कंप्लीट। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, द्रविडियन ग्रुप, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बस आपसे इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। और चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है लैंग्वेजेस इन इंडिया के अंडर, वो है द्रविडियन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हम मेनली 4 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप साउथ इंडिया से नहीं भी हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो जान लें, उसके बाद हम लैंग्वेजेस की ओर चलेंगे। राइट, तो देखिए द्रविडियन ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लैंग्वेजेस इन इंडिया की सेकेंड क्लासिफिकेशन ये है, इट कंप्राइजेज मेनली द लैंग्वेजेस स्पोकन इन सदर्न इंडिया। दक्षिणी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं सिर्फ वही द्रविडियन ग्रुप के अंडर आती हैं। ठीक है, नाउ अराउंड 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कवर्ड है। 25% भारत की जनसंख्या द्रविडियन ग्रुप में आने वाली लैंग्वेजेस का ही यूज करती है। इंडो आर्यन ग्रुप में जो लैंग्वेजेस आती हैं उसका 74% यूज करती हैं, द्रविडियन का 25% यूज करती हैं। तो कितनी बच गई हमारे पास? 1% के अराउंड। वो जो बाकी बच गई उनका यूज करती है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट पेज है इस वीडियो का। ओके, नाउ टोटल द्रविडियन ग्रुप के अंडर आती हैं 21 लैंग्वेजेस। लेकिन हम हर एक भाषा को तो नहीं जान सकते, हम दुनिया में हर एक चीज़ जो है उसके बारे में तो नहीं जान सकते। सो 4 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन ग्रुप आर। द्रविडियन ग्रुप में जो 4 मेन भाषाएं आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी तक देखिए, अगर आपने अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करें। फाइन, तमिल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। सो तमिल इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा का सबसे पुराना और सबसे प्योर फॉर्म मानी जाती है तमिल। ठीक है, मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप फैमिली। अब जो द्रविडियन ग्रुप फैमिली है उसकी मदर लैंग्वेज मानी जाती है। मदर लैंग्वेज आप किससे कहते हैं? जिससे कि बाकी भाषाओं को डिराइव किया गया हो, जिससे कि बाकी भाषाओं का इमर्जेंस हुआ हो। सो द्रविडियन ग्रुप के अंदर जो तमिल आती है, इसी से बाकी की सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस जो है वो एक तरह से इमर्ज हुई हैं, इसलिए इसे मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप फैमिली भी कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है लैंग्वेज का। एंड संगम लिटरेचर तमिल भाषा में ही लिखा गया है। संगम लिटरेचर हमने एंशियंट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं आपने वीडियोस देखी है या आपको नहीं पता क्या है तो आप एंशियंट हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट एंशियंट मैंने पढ़ाया है, थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ाया है, सीक्वेंस में वीडियोस लगाई है। वीडियोस को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। फाइन, सेकेंड लैंग्वेज जो कि हम पढ़ेंगे द्रविडियन ग्रुप के अंडर वो है तेलुगु। नाउ तेलुगु के बारे में जानते हैं। इट इज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस। द्रविडियन ग्रुप में हमने पढ़ा, जो हम 4 मेन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे जो कि सदर्न इंडिया में बोली जाती है, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तेलुगु भाषा का यूज करती है। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। अब तेलुगु लिटरेचर की गोल्डन एज, स्वर्णिम काल किसे कहते हैं तेलुगु साहित्य का? द विजयनगर पीरियड। जो विजयनगर इरा था, विजयनगर का समय था, टाइम पीरियड था, काल था, उसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में यही क्वेश्चन आते हैं कि मदर लैंग्वेज कौन सी है द्रविडियन ग्रुप फैमिली। तो हम सोचते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं। कैसे पता होगा जब हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने ऊपर ऊपर से छोटी मोटी बुक से पढ़ा हुआ है ना। ये देखिए बेस्ट बुक है जिससे मैंने नोट्स बनाए, तो इसमें से क्वेश्चन आए, अगर देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो गारंटी है कि आप आंसर कर पाएंगे, है ना। बाकी 100% तो कोई भी नहीं बोलता, बट चांसेस हैं कि यस आप आंसर कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर का सबसे महान पोइटिकल एक पोइट्री फॉर्म में जो वर्क है वो क्या है? पांडुरंग महात्म्यम, जो कि रामकृष्ण ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड लैंग्वेज की ओर जो कि है हमारी कन्नड़। लेट मी जस्ट द पेज। ओके, कन्नड़ के बारे में हमें पढ़ना है, कन्नड़ भाषा। सो फादर ऑफ कन्नड़ किसे कहा जाता है? पंपा को, जिन्होंने क्या लिखा है? हु रोट आदि पुराण एंड विक्रमर्जीवा विजया। ठीक है, नाउ द अर्लीस्ट नोन कन्नड़ वर्क, सबसे पुराना जो जाना जाता है कन्नड़ वर्क वो क्या है? कवि राजमार्ग, रिटन बाय राष्ट्रकूटा किंग निरीपतुंगा अमोघ वर्षा वन। राष्ट्रकूट के एक शासक थे, उन्होंने कवि राजा मार्ग लिखा है जो कि सबसे पुराना कन्नड़ वर्क माना जाता है। ठीक है, अब हमें चौथी सबसे इंपॉर्टेंट द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज पढ़नी है जो कि है मलयालम। अब देखिए इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा,
अब हम मलयालम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ ऑल द द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप में 21 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से हमने 4 पढ़ी जो कि हमें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें सबसे यंग मतलब सबसे नई भाषा और जो सबसे कम बोली जाती है वो है मलयालम। ठीक है। अब भाषा कौटिल्य क्या है? मलयालम में लिखी हुई है, एक कमेंट्री है अर्थशास्त्र के ऊपर। राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा द्रविडियन ग्रुप हो गया कंप्लीट। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं ना, आपके इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता आपको इधर उधर से कुछ भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको कुछ अच्छा मिलता है, कुछ नया मिलता है, थोड़ी बहुत जगह इस तरह से नोट्स में छोड़ दीजिए, एडिट कर दीजिए, क्योंकि बिना एडिशन के तो नहीं चलेगा ना कुछ तो आपको नोट्स में ऐड करना ही पड़ेगा टाइम के साथ अपडेटेड रहने के लिए, है ना। चलिए ये पेज भी हुआ हमारा कंप्लीट। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, और अब ज्यादा आपको ना इनकरेज करते हुए सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट पेज की ओर। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन लैंग्वेजेस इन इंडिया की आती है सिनो तिब्बतन ग्रुप। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। ये तीनों सिनो तिब्बतन ग्रुप, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स, ये तीनों हम इसी पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है। सो सिनो तिब्बतन ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। दीज लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी ओल्डर देन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ऐसा माना जाता है कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हमने पढ़ी उससे भी पुरानी है सिनो तिब्बतन ग्रुप के अंडर आने वाली लैंग्वेजेस। ठीक है। रेफर्ड इन द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एज किरातास। सबसे पुराना जो संस्कृत का साहित्य है उसमें भी इन भाषाओं का जिक्र है, और इन भाषाओं को कहा जाता है किरातास। ठीक है। नाउ 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर जो भाषाएं आती हैं उसे भारत की जनसंख्या का 0.6% लोग फॉलो करते हैं। 74% किसको फॉलो करते हैं? इंडो आर्यन ग्रुप को। 25% किसको फॉलो करते हैं? द्रविडियन ग्रुप को। कितना बच गया? 1%। उसमें से 0.6% इन्हें फॉलो करते हैं। अब सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। एक है तिब्बतो बर्मन और दूसरा है सियामीज चाइनीज। तिब्बतो बर्मन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? देखिए सिक्किमीज, लाहौली, लद्दाखी, किन्नौरी, लिम्बू, मिश्मी, बोडो, नागा, मणिपुरी, मैथी। नोटिस कर रहे होंगे कि एक हिमाचल वाला एरिया में आता है ये लाहौल, और लद्दाख है आपका कश्मीर के, पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, बाइफिकेशन होके यूटीज बन गया, वहाँ का आता है। किन्नौर हिमाचल में आता है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो मेनली नॉर्थ में और जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स आती है उनकी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, है ना। एंड सियामीज चाइनीज में आती है अहोम आती है, जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पहले ही खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है, हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ हमारा रुख रहता है, तो वो जो है अब खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। तो सिनो तिब्बतन ग्रुप इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भी पुरानी मानी जाती हैं इसके अंदर आने वाली भाषाएं। जो सबसे पुराना संस्कृत का साहित्य है उसमें इन भाषाओं को किरातास कहा गया है। इंडियन पॉपुलेशन का 0.6% इसको फॉलो करता है। 2 तरह की है, सियामीज चाइनीज एंड तिब्बतो बर्मन। सियामीज चाइनीज में सिर्फ होम आती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो भी बच गई हमारी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न स्टेट्स की, वो इसमें आती है, सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी ऑस्ट्रिक। अब हमें ऑस्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। सो ये भी ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। लैंग्वेजेस ऑफ मुंडा एंड कोल ग्रुप एंड स्पोकन इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका मतलब क्या है कि मुंडा एंड कोल ग्रुप की जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के अंडर आती हैं, और ये मेनली सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती हैं। इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं वो है खासी, निकोबारीज एंड संथाली। ठीक है। और भी आती है बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, संथाली। ठीक है। स्पोकन बाय संथाल ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में जो संथाल ट्राइब्स रहते हैं वो संथाली भाषा का यूज करते हैं। खासी, निकोबारीज एंड संथाली ऑस्ट्रिक फैमिली के अंडर आती है। एंड ऑल लैंग्वेजेस आर एंडेंजर्ड अंडर दिस एक्सेप्ट खासी एंड संथाली। खासी और संथाली के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस ऑस्ट्रिक के अंडर आती हैं सारी की सारी एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पे है। खत्म हुई नहीं है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन उसको यूज करती है, बट वो खत्म हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नहीं बोल पा रही है ऐसी भाषाएं, है ना। अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे 3 ही भाषाएं हैं, खासी और संथाली तो हो गई, तो निकोबारी से बची नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, सारी भाषाएं तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे। सो आपने बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रिक में खासी और संथाली के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं वो खत्म होने के कगार पे है, एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे, बट इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस करें। अदर्स के अंदर आती हैं आदिवासी लैंग्वेजेस, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा बोली जाती हैं, जैसे कि गोंडी, ओराउन एंड प्राची। वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड। अब ये जो लैंग्वेजेस है ना इतनी विशिष्ट हैं कि हम इनको क्लासीफाई ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस का टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो पढ़ेंगे वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो देखिए लैंग्वेजेस इन इंडिया ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से रहती है वो प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, कौन सी है एंड एवरीथिंग। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 343 के साथ। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है एग्जैक्टली वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट इतना है कि येस दिस आर्टिकल डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ ये डील करता है। ठीक है, अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था 1963 में, विच डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो इस एक्ट के हिसाब से यूनियन की यानी सेंटर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। प्लस अब आप देखेंगे कि हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है, कोर्ट में जाते हैं इंग्लिश यूज़ होती है, कोई फॉर्म भरते हैं इंग्लिश यूज़ होती है, कुछ भी होता है इंग्लिश में होता है। सो इंग्लिश हैज़ बिन गिवन द स्टेटस ऑफ सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अब देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उस टाइम हर एक चीज़ इंग्लिश में हुआ करती थी, सारे काम धाम ऑफिशियल वर्क सारे इंग्लिश में होते थे। तो जब वो यहाँ से गए तो हर एक चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करना काफ़ी टफ था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि हमारे देश की स्थिति आपको पता है। तो उस टाइम पे ये हुआ कि अभी जैसे इंग्लिश में चल रहा है इसको चलने दो, 10-15 साल बाद हम इसको चेंज करेंगे, ये करेंगे। बट वही फिर जैसे रिजर्वेशन है बढ़ती जा रही है, वैसे ये वाला जो स्टेटस है ये जो कि इंग्लिश में सब कुछ है ट्रांसलेट करेंगे ऐसा करेंगे, वो ये चीज़ भी एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, चलिए हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और इंग्लिश को स्टेटस मिला हुआ है सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो साथ साथ चलती है कोई दूसरी चीज़। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ हो गई। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सी लैंग्वेज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई वो सब कुछ, बट उसके लिए थोड़ा सा होता है एक भूमिका बांधना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ एक और चीज़ है जो हमें लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने से पहले पढ़नी है, पता करनी है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है, ध्यान से सुनिएगा, दैट ईच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ टू चूज़ देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एट द स्टेट लेवल। हर एक स्टेट को ये छूट दी गई है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लें, उसको अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना लें और सारा काम उसमें करें। ठीक है, हर एक स्टेट को ये छूट है। राइट नाउ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई, टोटल कितनी है, इनिशियली कितनी है, वो अब हमें पढ़ना है। ठीक है, नाउ 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, टोटल कितने हैं 12। नाउ 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से राइट नाउ प्रेजेंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। तो 14 कौन कौन सी थी और उसके बाद और ऐड हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ 14 लैंग्वेजेस जो हैं इनिशियली जो थी वो थी असमीज़, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, ओडिया एंड तमिल। ये 14 लैंग्वेजेस हैं जो इनिशियली थी। उसके बाद अब आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ मैं आपको हल्की सी छोटी सी एक ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करना है। नाउ उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई जिसके अकॉर्डिंगली और लैंग्वेजेस ऐड की गई और वो 14 से हो गई 22। जैसे कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1967 में, जिसके हिसाब से सिंधी को बनाया गया 15th ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यानी कि 1967 में हो गई ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल 15। ठीक है, फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 लैंग्वेजेस थी, यानी कि 16th, 17th और 18th। यहाँ पे टोटल यानी 1992 में हो गई 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में, जिसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई। अब आपको ये कैसे याद रखना है, 21 आपको याद रखना है, 21 जमा 71, 21 + 71 हो गए 92। तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर धीरे धीरे हो जाता है याद, है ना। नाउ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ, जिसमें 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड की गई, जो कि कौन कौन सी थी, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली। 19, 20, 21, 22 और इस तरह से टोटल हो गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप बस ऐसा करें कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। वीडियो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको कहा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, ये सब ध्यान से सुनना आपने, ठीक है? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी, ठीक है? हिंदी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं, तो यस, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आपने याद रखना है। और हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। सेकेंड पॉइंट, स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है, जो कि हमने पिछले पेज पे पढ़ा, कि हर एक स्टेट को आज़ादी है कि वो जिस मर्जी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए और उसमें अपना सारा काम करें। बट ध्यान से सुनिएगा, नीड नॉट टू बी वन ऑफ दोज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। मैंने आपको अभी बताया कि 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, इनिशियली 14 थी, कैसे कैसे ऐड हुई वो बताया। तो जो टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ज़रूरी नहीं कि स्टेट उन्हीं 22 में से किसी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, वो किसी 23वीं या 24वीं किसी और लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है? नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हुए हैं इसी के साथ, दैट सेवरल स्टेट्स हैव अडॉप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच आर नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस की लिस्ट है उनमें से नहीं चुना है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को, कोई और किसी और को चुना है, किसी और भाषा को चुना है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पुडुचेरी, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को चुना है। अब देखिए, पुडुचेरी में इन्फ्लुएंस था, फ्रांसीसी आए, रहे, व्यापार किया, रूल किया, तो फ्रेंच वहाँ पे फ्रेंच कल्चर हर एक चीज़ का इन्फ्लुएंस, आर्ट आपको वहाँ पे फ्रेंच मिलेगा, है ना? तो भाषा भी वहाँ पे फ्रेंच का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो पुडुचेरी ने अडॉप्ट की है फ्रेंच लैंग्वेज। मिजोरम ने की है मिजो। अब मिजो क्या 8th शेड्यूल में है लैंग्वेजेस में? नहीं, हमने पढ़ी नहीं। त्रिपुरा, कोकबोरोक, क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो लिस्ट पड़ी उसमें था? नहीं, ठीक है? नाउ आगे चलते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं जो हमें पढ़ने हैं। नाउ इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड एंड मेघालय। नागालैंड और मेघालय ने जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनी है वो है इंग्लिश, ठीक है? एंड क्या इंग्लिश उन 22 लैंग्वेजेस में आती है? देखते हैं। इंग्लिश इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज पर द 8th शेड्यूल। संविधान का जो 8th शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं उसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है इंडिया की? ये वो है, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव पे आपने टिक करना है। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, ठीक है? बाकी अगर फर्स्ट पेज का कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, है ना? आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है, तो उन लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है जो आपको स्क्रीन पे राइट नाउ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इतना ही कंटेंट हमें पढ़ना है, राइट? तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो है लैंग्वेजेस इन इंडिया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम लैंग्वेजेस को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? सेकंड हमने पढ़ा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कौन सी हैं, कितनी हैं, कब ऐड हुई, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड। आज हम जानेंगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इसका स्टेटस दिया जाता है, तो कौन कौन सी हैं वो क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है? नाउ देखिए, 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एक चीज़ें फिक्स होनी चाहिए टू गेट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। अगर इंडिया में किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाना है तो उसके लिए उस लैंग्वेज को कुछ क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब उस क्राइटेरिया में क्या है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो मुझे लगता है यूपीएससी लेवल के लिए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि देखिए, लैंग्वेजेस इन इंडिया अगर आप कहीं भी किसी बुक में जाएंगे 1 या 2 पेज का आपको कंटेंट मिलेगा, बट अभी तक 6-7 पेज तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, है ना? तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ टू द पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस करूँ। अब अगर आप लोग क्राइटेरिया पढ़ना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 99% ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट लैंग्वेजेस सो फार डिक्लेयर टू बी द क्लासिकल लैंग्वेज आर, अभी तक वो भाषाएं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में दिया गया है वो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि तमिल भाषा है, इसे 2004 में स्टेटस दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम 2013 एंड ओडिया 2014।
इसी के साथ रिवाइज करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो तमिल द्रविडियन ग्रुप, संस्कृत इंडो आर्यन, तेलुगु कन्नड़ मलयालम, ये तीनों द्रविडियन ग्रुप से। ठीक है, उड़िया का हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं खास, राइट। चलिए, अब हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है और कौन कौन से साल में मिला है। अब 2 पॉइंट्स हमें छोटे छोटे से और पढ़ने हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। अब किसी लैंग्वेज को अगर स्टेटस मिल रहा है, उसे इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है उस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट ये 2 मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, तो मुझे लगा यहाँ पे शेयर करना चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो इनको पढ़ाने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसके बेनिफिट के अंडर आता है दैट 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस एनुअली। हर साल 2 इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड हर एक जैसे कोई भी लैंग्वेज है उसमें किसी ने, कोई स्कॉलर है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे एनुअली। अब फॉर एग्जांपल तमिल जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज है, तो हर साल 2 इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड तमिल भाषा में किसी ने अच्छा काम किया है उन्हें दिया जाता है। सेम गोज फॉर ऑल द लैंग्वेजेस जो यहाँ पे मैंशनड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बीन सेटअप। हर एक भाषा से रिलेटेड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सेटअप किया जाएगा ताकि वहाँ पे उस भाषा के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सके। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो भी उस लैंग्वेज को यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। काफ़ी कुछ और भी पॉइंट्स हैं बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा सा आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कि हम लैंग्वेजेस को इंडो आर्यन, द्रविडियन, सिनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड में मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया कि कितनी इनिशियली थी, फिर अब टोटल कितनी है, क्या इंग्लिश उसमें है, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ पढ़ाया। और थर्ड पार्ट था हमारा ये जिसमें हमने जाना कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है और जब किसी लैंग्वेज को स्टेटस मिलता है तो क्या फ़ायदा होता है, एंड स्पेशली कितनी लैंग्वेजेस हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। देखिए मेनली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लैंग्वेजेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस के क्लासिफिकेशन इंडिया में, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देन क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के साथ। अब ये मिशन क्या है, क्या बताता है, वो सब हमें पढ़ना है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट है तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, है ना। तो बस ऐसा कुछ मिशन है। इट एम्स टू डिसेमिनेट नॉलेज इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अगर उसमें फॉर एग्जांपल तमिल भाषा में कोई वर्क, कोई काम है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताता है, लाइफ के बारे में बताता है या कुछ भी अच्छी चीज़ सिखाता है, तो सिर्फ तमिल वाले लोग ही उसे पढ़ सकते हैं जिन्हें तमिल आती है। बाकी इंग्लिश, हिंदी जो नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं इंडिया में वो तो नहीं पढ़ सकते। सो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के अंडर ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो तमिल से उस वर्क को इंग्लिश एंड हिंदी इन 2 भाषाओं में या और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि जो बाकी पॉपुलेशन जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी तमिल को नहीं जानती है वो भी उस चीज़ को इंजॉय कर सकें, उस नॉलेज को गेन कर सकें। ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रांसलेशन एज एन इंडस्ट्री, मतलब अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ट्रांसलेशन को एक इंडस्ट्री बनाया जाए। जैसे आईटी इंडस्ट्री है, सर्विसेज इंडस्ट्री है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वैसे ट्रांसलेशन को भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनाया जाए। तो उसको अचीव करने का पहला स्टेप है नॉलेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन, कि किसी एक भाषा में कोई चीज़ छपी हुई है उसको अलग से अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। आपको लग रहा होगा बेकार सा है, इसका हमें क्या फ़ायदा। देखिए हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स भी पढ़ना है, लिंगुआ फ्रैंका भी पढ़ना है, बट ये पता होना चाहिए। जब हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, जब हम जनरल स्टडीज़ इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना जिस टॉपिक को 10 मिनट लगते हैं उस टॉपिक को 20 मिनट देके एक बार अच्छे से पढ़ लें। जिस टॉपिक को 1 घंटा लगता है उसको 2 घंटे लगा के अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो 10 मिनट कम लगेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे 10 मिनट और कम लगेंगे। ये चीज़ होती है ना कि बार बार फिर रिवाइज़ करना ईजी हो जाता है।
इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार ढंग से पढ़ लेंगे हम। इंपॉर्टेंट है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, फटाफट से समझाऊंगी, ज़्यादा बोरिंग नहीं बनने दूंगी। तो सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसलेटर्स इन डिफरेंट एरियाज। ट्रांसलेटर आप समझ गए, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स उनकी होनी चाहिए, है ना। कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्सेज अंडर द ट्रांसलेटर एजुकेशन प्रोग्राम। ट्रांसलेटर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर छोटे ओरिएंटेशन कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। प्रमोटिंग मशीन एडेड ट्रांसलेशन। मशीन एडेड ट्रांसलेशन क्या होता है कि कोई चीज़ डाली और मशीन उसको ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करके ट्रांसलेट कर ले, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स। ट्रांसलेशन टूल्स जो है उनका भी विकास किया जाना चाहिए, ताकि मशीन के थ्रू, टूल्स के थ्रू, एक ह्यूमन के थ्रू ये चीज़ें जो है ज़्यादा एडवांस वे में हो सके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ने हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स एंड लिंगुआ फ्रैंका। क्वेश्चन आ जाता है कि लिंगुआ फ्रैंका क्या है, ये 4 स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें से एक बताना है। अब जब पढ़ा ही नहीं है लैंग्वेजेस इन इंडिया ढंग से, तो कैसे पता होगा, है ना। हर एक चीज़ पढ़नी तो अच्छे से पड़ेगी, एक एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा ना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें पढ़ना है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या मेजर करता है, कोई भी इंडेक्स है वो कुछ ना कुछ मेजर करता है। जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, तो वो हैप्पीनेस, कोई कंट्री कितनी खुश है वो चीज़ चेक करता है। तो इस तरह से अलग अलग इंडेक्सेस हैं, अलग अलग चीज़ को वो मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है, इट मेजर्स द डाइवर्सिटी ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन इन अ कंट्री। किसी एक कंट्री में कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कंट्री उतनी ज़्यादा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन, है ना। तो किसी कंट्री में कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसको ये मेजर करता है। नाउ यहाँ पे जो स्केल यूज़ होता है वो होता है 0 से 1 तक। 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बीच का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, है ना। 0 अगर किसी कंट्री की, अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स चेक करें, अगर वहाँ पे 0 आता है तो उसका मतलब है नो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा के आधार में डाइवर्स नहीं है वो कंट्री, विच मीन्स एवरीवन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज। मतलब पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सेम भाषा बोलते हैं, अगर वहाँ का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स 0 है, मतलब कोई डाइवर्सिटी नहीं है भाषा के फॉर्म में। अगर आता है 1 मतलब मैक्सिमम, मीन्स टोटल डाइवर्सिटी। इट मीन्स नो टू पीपल स्पीक द सेम लैंग्वेज, और 1 जो है किसी का भी नहीं होता है। इंडिया जो कि इतनी कल्चरल डाइवर्स कंट्री है, इतना हर चीज़ अलग है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं हमारे, यहाँ भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल डाइवर्सिटी का मतलब होता है दैट इट मीन्स नो टू पीपल कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज। कोई भी 2 लोग सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट ये कि 0.7, 0.6, 0.8 तक हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, मैंने ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है ना। नाउ सेकेंड हमारा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लिंगुआ फ्रैंका। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, नाम से लग रहा है बट बहुत ईजी है। देखिए, इसे हम और क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज और ट्रेड लैंग्वेज। ब्रिज लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, एंड ट्रेड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, अभी तो मैंने बताया कि लिंगुआ फ्रैंका को और क्या क्या कहते हैं, अब ये है क्या वो हम जानेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अ लैंग्वेज or dialect commonly used to make communication possible between persons not sharing a native language or dialect। मान लीजिए 2 लोग हमारे पास है, ठीक है। अब वो दोनों लोग एक भाषा नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन है वो तमिल बोलता है, और एक चाइना से आया वो चाइनीज़ बोलता है। अब जो तमिल बोलता है वो तमिल फ्लुएंटली बोलता है, जो चाइना से चाइनीज़ बोलता है वो फ्लुएंटली बोलता है। अब अगर वो दोनों बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, अगर यहाँ वो तमिलियन से बोलेगा, वहाँ वो चाइनीज़ भाषा में बोलेगा, तो एक दूसरे को तो कुछ नहीं समझ आने वाला। तो दोनों क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सामने वाला कौन सी भाषा समझता है, तो वो उसमें बात करेंगे। बेशक दोनों को टूटी फूटी इंग्लिश आती होगी, बट आती तो होगी, तो वो टूटी फूटी में ही बात करेंगे, बट वो अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकेंगे सामने वाले के सामने, है ना। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, जो कि जैसे कि इस एग्जाम्पल में इंग्लिश थी, उसे हम बोल सकते हैं ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज या ट्रेड लैंग्वेज। और इंग्लिश तो है ही, इवन ब्रिज लैंग्वेज ही है। इंग्लिश हर जगह इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में यूज़ होती है ना। कोई जर्मन है ना, कोई फ्रांसीसी है, कोई पोर्तुगीज़ है, लेकिन इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है ना। बाहर जाएंगे तो उनको इंग्लिश तो आनी चाहिए। वैसे इंडियंस हैं, नॉर्मली हम हिंदी, पहाड़ी, ये जो भी आपकी भाषा है उसमें आप बात करते होंगे, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, बाहर जाके अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकें। घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर्स तो दे सकें मुँह से कि चाहिए क्या,
है ना? तो ये हो गया, आपको आई होप समझ आया हो। नाउ लास्ट में यही सेम चीज़ एक्सप्लेन की है इजीली, दैट इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका इज़ अ कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल ऑफ डाइवर्स स्पीच। दो लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई भाषा तो होगी जो वो दोनों कॉमनली जानते होंगे, उसे बोलते हैं ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज और लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लैंग्वेजेस इन इंडिया, राइट। तो उसके अंदर हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जाना कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन क्या था, लिंग्विस्टिक इंडेक्स क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, लिंगुआ फ्रैंका क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये है बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस मेन टॉपिक का, जो कि था लैंग्वेजेस इन इंडिया। फाइन, तो चलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगा, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होंगे, राइट। चलिए, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में जो स्क्रिप्ट थी इंडिया में, उनके बारे में। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी थी, बट जो भी इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रिप्ट होता क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, राइट। सो स्क्रिप्ट होता है राइटिंग सिस्टम और ऑर्थोग्राफी, लिखने का हमारा जो स्टाइल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो ये जो स्टाइल है इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट, कि हम कौन से स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से। एंड ऑर्थोग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स, कि हम शब्द किस तरह से लिखते हैं, वो होती है स्क्रिप्ट उस लैंग्वेज की। ठीक है, नाउ द टू एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में प्राचीन दो सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स जो हैं वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इसे हम मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, बुक में था ही नहीं। अरे कैसे पढ़ेंगे, जो लैंग्वेजेस इन इंडिया है इतना बड़ा टॉपिक है, हम उसे 1 या 2 पेज में पढ़ते हैं। अब देखिए 8 या 10 पेज तो हो गए अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये पढ़ाते हुए, जो लैंग्वेजेस इन इंडिया टॉपिक है ये। अब इसमें मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में इससे बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। 1% तो यू नेवर नो एग्जामिनर क्या डालेगा, बट 99% जो हमें पता है वो तो हम मेहनत करके तैयारी कर सकते हैं ना, है ना। चलिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करें तो इसे मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज मैनी स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिराइव फ्रॉम इट, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो डिराइव की गई हैं, जैसे कि देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया की स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़नी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमें स्क्रिप्ट्स पढ़नी है सामने मैंने लिखी है। मैंने एक ही कोशिश की है कि एक ही पेज में एडजस्ट कर सकूँ, अदरवाइज पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप लोगों को लगता है बहुत कंटेंट है, और फिर कमेंट्स आते हैं कि मैम वीडियो लेंथी हो गया, हम नोट्स नहीं बना पाते लंबी वीडियोज़ में। तो देखिए, वो तो अब आपकी अपनी डेडिकेशन है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो ना पढ़ने। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाऊँ, है ना। अब थोड़ी सी लेंथी तो हो ही जाती है जब इतना कुछ पढ़ना है। नाउ इंडस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है एंशिएंट इंडिया में, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री हमने पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हमने ये भी जाना था कि वो लोग कुछ ऐसी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे जिसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, विच इज़ स्टिल अनडिसाइफर्ड, हमें नहीं पता वो क्या लिखते थे, तो वही स्क्रिप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इंडस स्क्रिप्ट क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, कुछ सिंबल्स की कलेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए भी हुए हैं, प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशंस पीपल, वहाँ के जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा जो ये प्रोड्यूस की गई है। एंड मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, मेनली इनके जो इंस्क्रिप्शन है काफ़ी शॉर्ट है, इस तरह के सिंबल्स इन्होंने यूज़ किए हैं। बट आज तक जो डिसाइफर करने वाले हैं वो ये चीज़ नहीं पता लगा पाए कि इन्होंने लिखा क्या है, क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ठीक है, पहली हो गई हमारी इंडस स्क्रिप्ट। सेकंड चलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये हमने थोड़ा सा जान लिया कि मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स है, एंशिएंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, और अब इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नाउ इट इज़ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम यूज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सबसे पुराना यूज़ किए जाने वाला राइटिंग सिस्टम है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, बेस्ट नोन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, अभी तक सबसे बेस्ट जो हमें ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिली है वो है रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका, and the script was deciphered in 1837 by जेम्स प्रिंसअप। जेम्स प्रिंसअप ने डिसाइफर किया था 1837 में इस स्क्रिप्ट को।
ठीक है, चलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, इंडस स्क्रिप्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो हमने ये भी जाना कि दो सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया की स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। तो बस उसी खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशिएंट गंधारा, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का एरिया है, वहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। अगर आपको याद होगा ना, एंशिएंट में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, है ना। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिस्टर स्क्रिप्ट ऑफ ब्राह्मी। ब्राह्मी की सिस्टर स्क्रिप्ट इसे कहते हैं, डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसप। इसे भी जेम्स प्रिंसप ने डिसाइफर किया था 1837 में। इसे भी जेम्स प्रिंसप के द्वारा डिसाइफर किया गया, मतलब सेम सेम सी होंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, है ना। चलिए, 3 स्क्रिप्ट्स हमने पढ़ ली और 3 स्क्रिप्ट्स अभी और बचती हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें, ठीक है ना। उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जैसे मैं लिख रही हूँ अपनी कॉपी में, लेफ्ट टू राइट, है ना। ये लिखते थे उल्टा, लेफ्ट टू राइट। और उर्दू है क्या, आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया को, इस्लाम मुसलमानों की है तो वो उल्टा लिखते हैं ना, तो वैसे करके भी आप दिमाग में रख सकते हैं इस चीज़ को। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सियन अल्फ़ाबेट, जो पर्सियन अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी मॉडिफिकेशन थी उर्दू स्क्रिप्ट। और पर्सियन जो है वो खुद में एक डेरिवेटिव था अरेबिक अल्फ़ाबेट का। मतलब उर्दू जो है पहले अरेबिक अल्फ़ाबेट से पर्सियन अल्फ़ाबेट तक गई, फिर वहाँ से इनकी मॉडिफिकेशन करके उर्दू स्क्रिप्ट बनी, ठीक है। नाउ इट्स एक्सटेंडेड फॉर्म इज कॉल्ड शाहमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जैसे उर्दू को हम मुसलमानों से कनेक्ट करते हैं, गुरुमुखी को हम पंजाबियों से कनेक्ट करते हैं, है ना। हमने जब सिखिज़्म पढ़ा था, 10 सिख गुरुज पढ़े थे, तो हमने जाना कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हुए, राइट। नाउ जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय सिख्स एंड हिंदूज फॉर राइटिंग पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए मेनली जो वहाँ के सिख और हिंदू हैं वो इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। एंड द होल ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, ये पूरा का पूरा जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, डेवलप्ड फ्रॉम द शारदा स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट से ये डेवलप की गई। देखिए शारदा स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया था, बट वो मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है। अब हमें आज के लास्ट स्क्रिप्ट जो पढ़नी है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस देवनागरी से तो स्क्रिप्ट में तो चल रही हैं, इसी स्क्रिप्ट में तो लिखी जाती है ना। नाउ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा हम लिखते हैं वो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर ओवर 120 लैंग्वेजेस। 120 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज़ करती है लिखने के लिए, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, सिंधी, मैथिली एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ देवनागरी स्क्रिप्ट इज द मोस्ट यूज्ड एंड अडॉप्टेड राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला राइटिंग सिस्टम है देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट। जो क्लासिकल संस्कृत भाषा में लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनमें भी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट ही यूज़ की जाती थी, ठीक है। अब देखिए हमने 6 स्क्रिप्ट्स पढ़ी, इंडस, ब्राह्मी, खरोष्ठी, उर्दू, गुरुमुखी एंड देवनागरी। आई होप आप लोगों ने वीडियो के साथ में नोट्स बनाई हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही नई नई चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को, सीखने को, लर्न करने को मिली होंगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था लैंग्वेजेस इन इंडिया वो हो गया कंप्लीट। अब हम कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टार्ट क्या करना है। टेम्पल्स, पेंटिंग्स ये बचता है, तो पेंटिंग से कुछ देखते हैं जो भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।